चौरंगी लड़त वहाँ पे दिखाई दे रही है। सब लोग अपने अपने मतदाता निकालने में लगे हुए। मेरे साथ में परिमल है। हम चर्चा करेंगे पूरे महाराष्ट्र के साथ में अमरावती में वोटिंग में चलने वाले प्रतिशत और अमरावती के सभी जिन्होंने भी अभी तक वोट किया है तो अपने अड़ोसी पड़ोसी से कहे कि जाके वोट करें, और जिन्होंने नहीं किया ठीक है, चाय के बाद में नहीं, नाश्ते के बाद में, जब खाना खाने के बाद जरूर वोट करने जाए। और वोटिंग करके फोटो यदि आप वीडियो हमारे पास हमारे चैनल पे भेज सकते हो तो आप जरूर भेजिए। नंबर थोड़ी देर में आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। नंबर लिख लीजिए आप 9371265712। इस नंबर पर आप यह वीडियो भेज सकते हैं। आपके सारे वीडियो हम हमारे चैनल्स पर दिखाएंगे। अपना नाम जरूर भेजें और 30 सेकंड से ज़्यादा का ना भेजें ताकि सभी को हम बता सके। पूरे महाराष्ट्र के 36 जिलों के भी आपको रिपोर्ट दे रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में जहाँ जहाँ से जिन्होंने जो महत्वपूर्ण लोग हैं जिन्होंने भी वोटिंग किया है उनके सबके सूचनाएं आप तक हम पहुँचा रहे हैं। मतदान में उत्साह सभी जगह देखा जा रहा है, लेकिन हम देखा कि यहाँ पे धामनगांव रेलवे और तिवसा यहाँ पे थोड़ा सा, और मोर्शी दरियापुर यहाँ पे थोड़ा सा मतदान का प्रतिशत 11 बजे तक कम था। अमरावती में काफी शहरी क्षेत्र है, फिर भी ग्रामीण क्षेत्र हम देखा कि ज्यादा अचलपुर में मतदान ताकत से हो रहा है। पूरे महाराष्ट्र की स्थिति करें तो 11 बजे तक करीब 18% के आसपास पूरे महाराष्ट्र में वोट हुआ था। मेरे साथ में परिमल है। क्या लगता है परिमल, वोटिंग को देखते हुए टर्न आउट जो हो रहा है, वोटर्स का भी टर्न आउट हो रहा है, कहाँ जाएगा? क्या परिवर्तन की तरफ लहर जा रही है या पुनरावृत्ति होगी? देखिए, परिवर्तन होगा या पुनरावृत्ति होगी ये तो हम शाम 6 बजे के बाद उस पर हम वोटिंग परसेंटेज है, फिर भी लेकिन वोटिंग परसेंटेज बहुत ज्यादा प्रतिशत वोटिंग होता है। यदि महाराष्ट्र का प्रतिशत 65% 70% के आसपास आता है तो ऐसा माना जाएगा कि लोगों में उत्साह है, लोग परिवर्तन चाहते हैं। यदि कम प्रतिशत होता है 60 से कम 55 से कम तो लोग जो स्थिति है उसी में खुश होते हैं। जिस स्थिति में खुश होते हैं तो कई लोग घर से वोटिंग को नहीं निकलते, लेकिन जहाँ लगता है कि मुझे तो अब बदलना है लोग जोश में आके वोट करते हैं। ये एक फॉर्मेलिटी वाले होते हैं। हमने देखा कि कई लोग, अभी मापले भी बात कर रहे थे हमारे बीच में, कि कई लोग छुट्टी का दिन देखकर घूमने चले जाते हैं। टूरिस्ट प्लेस पे सारी बुकिंग होती है, जबकि सरकार ने ऐसा करना चाहिए कि टूरिस्ट प्लेस पे एक दिन बंदी ला देनी चाहिए कि कोई टूरिस्ट प्लेस पे नहीं जाएंगे, क्योंकि वोटिंग बहुत जरूरी होता है। भले आप जबरदस्ती उन्हें तैयार करो। साथ में आप देख रहे हैं कि अमरावती जिले के खासदार बलवंत वानखड़े पूरे अपने परिवार के साथ, इष्ट मित्रों के साथ में चुनाव करने निकले। दरियापुर मतदार संघ के आप यहाँ पर देख रहे, लाइन यहाँ पे भी दिख रही। दरियापुर में मतदान हालांकि 15.40% ही हुआ था, लेकिन अब उसमें बढ़ रहा है धीरे धीरे, ऐसा लग रहा है क्योंकि ठंड का समय है। अगर आप देखें ठंड के समय के कारण बहुत लोग थोड़ा सा लेट उठते हैं, घर के काम निपटा के 12-1 बजे जाएंगे। इस तरीके मुझे लगता है 12 से 4 के बीच में जो होगा, मुझे लगता है बहुत अच्छा मतदान होगा। 12 से 4 के बीच में कई जगह तो 6 बजे के बाद में, पिछली बार देखा कि हमने 11 के धारणी के कई इलाके में 11 बजे तक धारणी की कुछ रिपोर्ट आई हो तो बता। धारणी की रिपोर्ट मुझे लगता नहीं कि जल्दी आएगी वहां से। हालांकि जो आंकड़े आ रहे हैं धारणी के भी अभी, यानी मेलघाट के देखे 18.16, ठीक बाकी जगह से देखा तो एक पूरे महाराष्ट्र का जो प्रतिशत है 18.16%, वो पूरा यहाँ पे मेलघाट का और महाराष्ट्र का एक तरीके पूरे महाराष्ट्र में ओवरऑल अभी तक 18% के आसपास मतदान हो गया। हर व्यक्ति, हर कार्यकर्ता, आप यदि घर से निकलते हो आपको मतदान केंद्र भी पता नहीं, लेकिन कोई भी नजदीकी मतदान केंद्र पर आप जाते हो, अपना नाम बताते हो तो वहां पर राजनीति पार्टी के कार्यकर्ता कहो, दूसरे कार्यकर्ता कहो, कुछ सरकारी सुविधाएं उपलब्ध है। आपको आपका वोट किस मतदान केंद्र पर है और कौन सी रूम में है, क्या नंबर है, मी आताच मतदान केलं। लोकशाहीचं माझं कर्तव्य पार पाडलं। माझं आव्हान आहे की मोर्शी विधानसभा मतदारसंघामध्ये तसंच अमरावती मधल्या सगळ्या मतदारसंघामध्ये तातडीनं मतदान करा। एकही जण मतदानाशिवाय राहू नका, कारण हे राष्ट्र कर्तव्य आहे। देश चांगला करण्याकरता, राज्य समृद्ध करण्याकरता, हिंदुत्वाच्या रक्षणाकरता जो भगवा ध्वज फडकवायचा आहे त्याच्यासाठी तातडीनं घरून निघा। रांग असली तरी थांबा,
थोड्याशा अडचणी झाल्या तरी चालेल, पण मतदान करा. आम्ही दोघांनी मतदान केलं, चंदूभाऊनी मतदान केलं, दोरगे साहेबांनी मतदान केलं, भाऊ मतदान केलं, सगळ्यांनी मतदान केलं. आपणही मतदान करा. या उत्सवामध्ये सहभागी होऊन आपलं राज्य समृद्ध बनवू, आपलं राज्य भ्रष्टाचार मुक्त बनवू, आपलं राज्य भगवं बनवू. हिंदुत्वाचा झेंडा मोर्शी विधानसभा मतदारसंघ, अचलपूर मधले सगळे मतदारसंघ, विशेषतः मोर्शी, अचलपूर आणि मेळघाट, तिवसा आणि धामणगाव या मतदारसंघामध्ये भगवा झेंडा भारतीय जनता पक्षाचा फडकवू. जय हिंद. अनिल बोंडे जो पिछली बार मोर्शी विधानसभा से आमदार थे, लेकिन देवेंद्र भुयार से हार गए थे. हालांकि जब चुनाव लड़ रहे थे, पालक मंत्री थे. अमरावती जिले की स्थिति ये रही कि जो भी पालक मंत्री बनता है वह चुनकर नहीं आता है, तो उसी परंपरा का निर्वाह इन्होंने किया और वरुण में जाकर मतदान किया. चंदू यावलकर भी साथ में उनके खड़े थे, जिन्होंने जो भाजपा के वहां से प्रत्याशी है और भाजपा के लिए इन्होंने वहां से मतदान की अपील की. हिंदुत्व का नारा लेकर कई भाजपा कार्यकर्ता और जिनको भाजपा ने टिकट नहीं दी, ऐसे बागी लोग भी हिंदुत्व का नारा लेकर, परतवाड़ से प्रमोद गडरेल है, अमरावती से जगदीश गुप्ता और बडनेरा से तुषार भारती, ये तीनों भाजपा के बागी और हिंदुत्व के नारे को लेकर वोट की अपील कर रहे हैं. अब हिंदुत्व के आधार पर हमने बात की थी तुषार भारती से, तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन भी हिंदुत्व के आधार. या अभी आप देख रहे हैं यशोमती ताई ठाकुर जो तिवसा मतदार संघ से चुनाव लड़ रही है, बुजुर्ग का आशीर्वाद वहां ले रही है और साथ ही देखिए जिस तरीके से उनको अपने मतदान का अधिकार का प्रयोग करके अब वो देखे, वो भी ज्यादा देखे महिलाओं की एक लाइन लगी हुई है, एक महिलाओं की बड़ी तादाद में इस बार मातृशक्ति बाहर निकल रही है. और मुझे ऐसा लगता है कि 12 के अब ये इस समय बड़ा पीक समय है, जो अब मतदाता घर से बाहर निकलेगा, सौंधी सौंधी धूप है, यानी ठंड का भी उतना प्रकोप नहीं है, तो मुझे लगता है धीरे धीरे ये वोटिंग परसेंटेज अब बढ़ेगा. हम ये 1 या 1.5 बजे फिर से जब आए समझ में आएगा कि अब कितना वोट हुआ, उसके आधार पर हम बता पाएंगे कि लगभग कितना प्रतिशत वोट टर्नआउट होता है आज पूरा. लेकिन अगर हम बात करें महाराष्ट्र और झारखंड की, तो झारखंड में 11 बजे तक 32% के आसपास वोटिंग हो चुका था. वही महाराष्ट्र में करीब 18% के आसपास था. तो देखिए एक वो झारखंड माना जाता है आदिवासी बेल्ट, तो मैं ये कह रहा हूँ वहां पर वोटिंग का जो प्रतिशत है वो काफी अच्छा दिखाई देता है. महाराष्ट्र नहीं, यहाँ पे भी हमने लोकसभा में देखा, महाराष्ट्र में आदिवासी बेल्ट मेलघाट धारनी एरिया था, यहाँ पे भी करीब 71% के आसपास लोकसभा में वोट हुआ. एक समय ऐसा होता था कि धारनी मेलघाट भाग में 30% 40% वोट होता है. 12-15 हजार वोट्स पर सीट चुनकर आई. अभी तो 12,000 15,000 20,000 का डिफरेंस होता है, जितने वोटर पहले सीट चुन के आए. तो आदिवासी लोगों में इसका महत्व बढ़ा है, जबकि शहरी क्षेत्र के लोग इसमें से उदासीन होते जा रहे हैं. शहरी क्षेत्रों में पिछली बार लोकसभा में अचलपुर, अमरावती और बडनेरा में मतदान प्रतिशत काफी कम रहा, अपेक्षा से कम रहा. रूटीन में जितना होता उतना तो होते. तो जो ग्रामीण भाग है, पहाड़ी भाग है, हमारे इधर का भी आदिवासी भाग कह सकते हैं हम, वहां पर भी वोटिंग प्रतिशत काफी अच्छा रहता है. अभी भी आप देख रहे हैं कि धारनी का जो मेलघाट का प्रतिशत अभी 18.16 है, जबकि बाकी जगह के शहरी क्षेत्रों के वोटर्स कम है. यशोमती ताई अपने वोट का उन्होंने अधिकार का उपयोग किया और बता रही है कि वो वोट करके आई है और साथ ही दूसरे भी लोग वोट करें. पूरा परिवार है, पूरा परिवार के साथ में आप देख रहे हैं, पूरा परिवार यानी पूरा कुनबा एक बोल सकते हैं. बेटी भी दिख रही है, बेटा भी दिख रहा है, साथ में माताजी है, काका भी है, दिख रहे हैं. वहाँ पे सभी लोग वोटिंग एक साथ में पारिवारिक रूप से जब वोटिंग करने जाते थे, निश्चित रूप से एक अलग ही आनंद आता है. तो बहुत चेहरे पे भी आप देख रहे हैं कि एकदम कॉन्फिडेंस लग रहा है यशोमती ताई के. तिवसा मतदार संघ, अभी देखते हैं यशोमती ताई क्या कह रही है. टक्का वाढण्यासाठी काय आव्हान करता? बाहेर निघालं पाहिजे. लोकशाहीचा उत्सव हा आहे. या ठिकाणी आपण आपला अधिकार व्यवस्थित बजावला तर पुढच्या काळामध्ये आपल्याला अजून चांगलं कम्फर्ट लेवलमध्ये लोकशाही येते. वेलफेअर स्टेट आपण जे म्हणतो त्याच्यासाठी हा उत्सव आहे आणि सगळ्यांचं भलं हो एवढी एक धारणा असते, म्हणून आपण इलेक्शन घेत असतो. लोकशाही
सगळ्यांचं भलं करण्यासाठी असते. ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल असं जे म्हणतो आपण, त्याच्यासाठी हा उत्सव अतिशय महत्त्वाचा आहे. सगळ्यांनी बाहेर आलं पाहिजे, मोठ्या प्रमाणात मतदान केलं पाहिजे. गेल्या वेळेस लोकसभेत मोठ्या प्रमाणात मतदानाचा जो आहे तो टक्का घटलेला होता. आता मतदान वाढीसाठी तुम्ही काय नेमकं आवाहन करा? नाही, मी आव्हान सातत्याने करत असते. आत्ताही इलेक्शनच्या आठवडाभर आधी आणि तसंच सातत्यानं सगळ्या लोकांना सांगणं होतं माझं की तुम्ही बाहेर निघा, सुट्ट्या वगैरे या सगळ्या गोष्टी बाहेर सोडा आणि तुम्ही येऊन मतदान करा. तर ग्रामीण भागामध्ये तसंही मोठ्या प्रमाणात मतदान होत असतं. विजयाचा किती विश्वास आहे? का राज्यात काय परिस्थिती आहे? राज्यात महाविकास आघाडीचं सरकार येताना आम्हाला दिसतं आहे. ज्या हिशोबानं यांनी हाल केले शेतकऱ्यांचे, ज्या हिशोबानं यांनी संविधान तोडमोड केलं, ज्या हिशोबानं यांनी 10 शेड्यूलचा अपमान केला, हे कोणालाच सहन झालेलं नाही आहे. ज्या हिशोबानं यांनी करप्शन केलं, ज्या हिशोबानं यांनी पैशाचं वाटप केलं, हे अजिबात कोणाला आवडलेलं नाही आहे. मला दिसतं आहे, आम्हाला सगळ्यांना दिसतं आहे की महाविकास आघाडीचं सरकार. ये थी वोटिंग के लिए अपील की है और कहा कि घर से निकलना जरूरी है। छुट्टियां बाद में भी मनाई जा सकती है। चुनाव 5 साल में एक बार आता है और आपको अपने पसंद का उम्मीदवार चाहिए और आपके पसंद की सरकार चाहिए और आप जो चाहते हैं वैसा होना चाहिए। तो इसके लिए लोकशाही के उत्सव का जनता के द्वारा राज जो बताया इन्होंने अभी, उसमें वोट सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है और चुनाव लेना पड़ता है जनता के संपर्क में आने के लिए, क्योंकि ये जो 1 महीना चुनाव का होता, इस समय हर वोटर से जनप्रतिनिधि मिलता है और उसकी समस्या, और यही मौका होता है कि अपनी समस्या और अपनी जरूरतें बताने का। कई समस्या और जरूरतें जो प्रतिनिधि समझ लेते हैं और जो उनको समझाने का प्रयास करते हैं, जीत उसकी ओर बढ़ती है, क्योंकि एक ये संपर्क सूत्र है। जब हम 1 महीना, हालांकि जो भी जनप्रतिनिधि चुन के आता 5 साल संपर्क में रहता है, लेकिन 5 साल के अब देख रहे कि रवि राणा यहाँ पर बुलेट के ऊपर नवनीत राणा के साथ में आज वोट करने निकले थे। वोट तो करके आ गए, ये हम जो दिखा रहे हैं उनकी रिकॉर्डिंग है। वोट करके आए, नवनीत राणा के साथ में वो निकले। गाड़ी मैंने 2 व्हीलर का बहुत शौक है, लेकिन जब आमदार कोई बन जाता है तो रोजाना कोई ऐसी 2 व्हीलर पे नहीं घूमते, क्योंकि बहुत बड़ा कुनबा इनके साथ में होता है घूमने के लिए। और एक पूरे आनंद के साथ में आप देखिए सबको अभिवादन करते हुए नवनीत राणा जो माजी खासदार है और आमदार है अभी रवि राणा, चुनाव लड़ रहे हैं बडनेरा मतदार संघ से, जहां पर कड़ा मुकाबला उनका शिवसेना के सुनील खराटे और शिवसेना की बागी प्रीति बंड और शिवसेना के उबाठा से सुनील खराटे है और ये बागी उम्मीदवार है। और बीजेपी के बागी, यानी वहाँ शिवसेना में भी बगावत है, जिस पार्टी के समर्थन से रवि राणा खड़े हैं, यानी बीजेपी के समर्थन से उनका यूती में है, वहाँ पर तुषार भारतीय बीजेपी के बागी के रूप में खड़े, और भी अन्य उम्मीदवार खड़े, लेकिन ये 4 लोग प्रमुखता से चर्चा में है। नितिन कदम एक और खड़े थे, जिनको 4-5 दिन से धमकियां मिल रही थी। उस धमकी के चलते वह दवाखाने में एडमिट है, यानी चुनाव प्रक्रिया में बहुत ज्यादा सहभाग उनका नहीं रहा। जितना उन्होंने पहले प्रचार कर लिया, जो लोग वोट दे देंगे, आज भी शायद मुझे लगता है वो एडमिट है, क्योंकि कहीं से भी खबर उनकी नहीं आई है। वोट करने भी जाएंगे या नहीं जाएंगे पता नहीं, क्योंकि कल दवाखाने में आईसीयू में एडमिट थे। हमने जब चर्चा की तो हार्ट का स्ट्रोक उनको आया हुआ था, ऐसे दवाखाने में उनकी चर्चा चल रही थी। क्या कहते हैं रवि राणा, देखते हैं। वापस निकल गए, वापस आएंगे थोड़ी देर बाद चैनल के ऊपर। उनका संदेश हम क्या है आप तक पहुंचाने की कोशिश। सबने आज संदेश यही दिया है कि घर से निकले और वोट करें। वोट करेंगे तो ही आपको सही अपना हक मिलेगा, नहीं तो बाद में सिर्फ पछतावा होगा। जिन्होंने सुबह नाश्ता करके वोट कर लिया, मैं काम पे लग के, बहुत बहुत उनका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। वोट भी हो गया और दिन भी नहीं गया, काम भी शुरू हो गया। जिन्होंने वोट घर से जाते समय, काम करते समय वोट करने का सोचा, उनका भी बहुत बहुत
आभार की काम से जाते जाते सबसे पहली जिम्मेदारी अभी वोट की समझी उन्होंने। वोट, क्योंकि अमरावती में करीब करीब 20% के आसपास पूरा वोटिंग हुआ, तो लोग घर से निकले हैं, लोगों ने अपना हक बजाया है। 80% में से 20%, और करीब करीब जितना वोट होना उसका 30% वोट, अभी 60% के आसपास संभावना है पूरी ओवरऑल अमरावती की लोकसभा के करीब करीब बराबरी में वोटिंग जाने की संभावना है। क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं कि कोई शादियां है, छुट्टियां है, मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, ऐसे भी काफी लोग रहते हैं। तो इन लोगों से निवेदन है कि वोट के लिए जरूर, क्या पूरे महाराष्ट्र में वोटिंग की क्या अभी चल रही है? देखिए पूरे महाराष्ट्र में लगभग भी 18% तक जो 11 बजे तक के थे, उसके बाद 11 बजे के बाद एक थोड़ा सा प्रभाव बढ़ा है वोटिंग की तरफ। और मुझे लगता है कि अभी 1 बजे की जो आंकड़े लगभग 1:15 बजे तक आएगी, उसमें मुझे ऐसा लगता है कि 30-35% के ऊपर 1 बजे तक हो जाना चाहिए था। 1 बजे तक होंगे, उसके बाद अगर 1 बजे तक हो रहे हैं तो मुझे लगता है आने वाले समय में 1 बजे के बाद से काफ़ी अच्छे मिलेंगे। लगभग ऐसा मुझे लगता है कि अगर ये चलते रहा तो 70% के आसपास पूरे महाराष्ट्र में वोटिंग होनी चाहिए। लेकिन वही देखा जाए कि उदासीनता, बार बार कहते उदासीनता एक बहुत बड़ा ये है कि उदासीन होना अब वोटरों का वोट के प्रति, यह लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। और ये अगर ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है तो हमें इस चीज़ से बढ़ना होगा, हमें इस चीज़ समझनी होगी कि लोकतंत्र को हम किस तरीके से आगे ले जाएंगे। एक मजबूत लोकतंत्र के लिए मतदाताओं का पार्टिसिपेट करना बहुत बहुत ज़रूरी है। और हम बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि मतदाता बड़े से बड़ी संख्या में बाहर निकले और वे अपने मताधिकार का प्रयोग करें। बार बार हम ये कह रहे हैं, और जिन्होंने कर लिया है उन्हें हम बार बार साधुवाद देते हैं। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें, हम यदि ओवरऑल बात करें कि किस तरीके का इस समय वातावरण है, तो इस समय लोगों में जिज्ञासा है, लोगों में वोट के प्रति एक अच्छा पॉजिटिव वे दिख रहा है। हम अगर अमरावती की बात करें, अमरावती के कई पोलिंग बूथ्स पर लंबी लंबी महिलाओं की कतारें हैं, पुरुषों की कतारें हैं, अच्छी लंबी भीड़ है। तो ये वोट जब अपना मतदान करेंगे तो मुझे लगता है एक बहुत अच्छा, एक हेल्दी चीज़ समझ में आएगी, बहुत बेहतर होगा। वोट जितना प्रतिशत होता है आप कीजिए, हम बार बार अनुरोध करें कि आप वोटिंग के लिए बाहर निकलिए। एक हम देखिए प्रयोगशील की जगह हम कहेंगे कि एक विकासशील देश बनाने के लिए, विकासशील राज्य बनाने के लिए आपण सर्वांनी लोकशाही आपल्या ठेवायची असेल आणि आपला विकास करायचा असेल, आपलं फार महत्त्वाचं एक मत म्हणजे अमरावती शहराचा विकास आहे। माझ्या सर्वांना विनंती आहे की आज मतदान आहे, सकाळी 7 पासून संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत आपलं मतदानाचं आहे। म्हणून आपण सर्वांनी न विसरता थोडीशी माझ्या महिला भगिनींना विनंती आहे, आम्हाला समजूतदार ठेवून आपण सर्वांनी मतदान करावं। आज आपला सर्वांचा आशीर्वाद, आपल्या सर्वांचा सहकार्य आणि पुन्हा काम करण्याची संधी उपलब्ध करून बटन क्रमांक 4 घड्याळ आपण सर्वांनी आशीर्वाद द्यावा। महाराष्ट्र में यदि 11 बजे की स्थिति देखी जाए तो सबसे कम मतदान हुआ है नांदेड़ में, मात्र 13.67% मतदान है। वहीं गढ़चिरौली, जहाँ कभी मतदान बहुत कम हुआ करता था, 30% के आसपास वहाँ पे मतदान हुआ। सबसे ज्यादा गढ़चिरौली और सबसे कम मतदान जो हुआ है नांदेड़ का हुआ है। और नांदेड़ में भी यदि हम उनके बाकी लोकसभा का भी वहाँ पे चुनाव था तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा परसेंट, वहाँ भी 13-14% ही लोकसभा के चुनाव में वोटिंग हुआ है। नांदेड़ में भी यदि देखिए जाए तो कई जगह 11 बजे तक 10% ही कई मतदार संघ में वोटिंग हुए। देगलूर है, वहाँ पे 10% है। उसके बाद में मुदखेड़ है, वहाँ पे भी 10% वोट है। यानी बहुत कम प्रतिशत, 11 बजे तक भी यदि मात्र 10% लोग घर से बाहर निकलते तो निश्चित रूप से यहाँ पे पूरे दिन भर में 50% से ज्यादा की अभी जो ट्रेंड चल रहा है उस हिसाब से संभावना नहीं लगती। वहीं गढ़चिरौली की बहुत अच्छी संभावना है। हो सकता है कि मजदूर वाला वर्ग है तो सुबह सुबह जल्दी वोट करके शायद काम पे निकल जाए, पीछे पीछे से थोड़ी स्पीड होती है। वहीं जहाँ व्यापारी वर्ग है वहाँ 11 बजे तक लोग घर से नहीं निकलते। जैसे मैंने कहा कि घर से व्यापारी वर्ग जहाँ ज्यादा रहता है तो 11 बजे, और जॉब वाले जिनको नहीं छुट्टी है, सरकारी कार्यालय में छुट्टी है लेकिन जो प्राइवेट कार्यालय उनको छुट्टी नहीं है, तो 11 बजे वोट
देते हुए जाना। तो जो 1 बजे का भी डाटा आएगा, यदि 11 बजे जो जॉब पे अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान पे यहाँ जाने के लिए लोग निकलते हैं, तो निश्चित रूप से वोट का प्रतिशत बढ़ेगा। लेकिन जो 11 बजे तक का क्लास है, वो एक जिनको वही घर से निकलना भी है, और मजदूर वर्ग भी जिनको काम पे जाना, वो भी अपने 9 बजे के पहले वोट करके अपने काम पे निकल जाते हैं। तो ये सब यानी जो वोट का समय सुबह 7 बजे से लेकर रात को शाम को 6 बजे तक 11 घंटे का वोटिंग रहा। करीब करीब हर बूथ पे 1000 के आसपास वोटिंग है। तो 1 घंटे में 100 वोटिंग की इनकी कल्पना रहती, क्योंकि 30 से 40 सेकंड में 50 सेकंड में एक वोट हो जाता है। उस हिसाब से पूरी चीज बनाई। लेकिन एक हर इस पे 60% तो 500 से 600 वोट के आसपास एक पोलिंग बूथ पे होंगे। एवरेज देखा जाए तो 1 घंटे में करीब 50 से 60 वोटिंग इनकी होती है। 11 घंटे का वोटिंग टाइम दिया हुआ है, सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक। 7 बजे से ही कई जगह हमने देखी कतारें लगने शुरू हो गई थी। जो सुबह उठ के मॉर्निंग वॉक को निकलते, घूमने निकलते, जाते जाते वोट का अपना हक बजा लिया है। अमरावती शहर के तमाम जितने भी उम्मीदवार थे, सभी ने करीब करीब अपना वोटिंग दे दिया। जिनके सभी जगह के हमने उनके वीडियोस, उनके विचार और उनके वोटों की अपील आपको यहाँ पे दिखाई है। और हमारे माध्यम से दिन भर पूरे अमरावती के साथ में पूरे महाराष्ट्र की चर्चाएं चलती रहेंगी। कई अभी हमने गेस्ट भी आमंत्रित किए हैं कि वोट का ट्रेंड जो चल रहा है, क्योंकि आज हमारा जो मुख्य है कि कितने प्रतिशत तक वोट पहुंचता है। कौन सा प्रफुल्ल पटेल यहाँ पर दिख रहे हैं हमें अभी, लग रहा है इनका कुछ ऑडियो अभी नहीं आ पा रहा है वहां से, या और किसी का है, ये तो जांच का विषय है। 175 सीटों के आसपास उद्धव जी महायुति या महाराष्ट्र में आघाड़ी के सभी नेता बहुमत रहेगा। मैं कह रहा हूँ सरकार दिख रहा है हमारे महाराष्ट्र में बनने की जमीन खिसक रही है। इस वजह से इस तरह की बेबुनियाद बातें कर रहे हैं। हमारे तरफ से आपने देखा, महायुति की तरफ से किसी ने भी कोई बात की हो, किसी पे आरोप प्रत्यारोप किया हो, क्योंकि हमें हमारा काम बोल रहा है, हमें विश्वास है उस बात पर। 175 सीटों के आसपास महायुति महाराष्ट्र में जरूर जीतेगी, स्पष्ट बहुमत रहेगा और हमारी सरकार पुनः हमारे महाराष्ट्र में बनने जा रही है। वोटिंग करने के साथ साथ ही अब जीत के दावे विनोद तावड़े का वीडियो बिल्कुल बेबुनियाद है। न विनोद तावड़े किसी पैसे को हाथ लगा रहे हैं, न किसी को दे रहे हैं, न किसी बात कर रहे हैं। केवल वहां जहां बैठे थे जिस रेस्टोरेंट में, वहां के एक रूम में, कोई होटल में 10 लाख रुपए कुछ पैसे पकड़ा गए। अब वो किसके थे, क्या थे, वो उसमें विनोद तावड़े, और वो भी विनोद तावड़े 10 लाख रुपए लेके क्यों घूमेंगे। दूसरी बात, आज कोई भी कैंडिडेट को भी 40 लाख रुपया खर्च करने का अधिकार है। अब कौन से कैंडिडेट का है या और किसी का है, ये तो जांच का विषय है। उद्धव ठाकरे कह रहे हैं पैसा बांटेंगे तो जीतेंगे, ये महायुति का। ये थे प्रफुल्ल पटेल, जिन्होंने 175 सीटें महायुति का दावा किया है, जबकि अन्य नेताओं ने कहा कि सरकार हम बना लेंगे। आंकड़ा नहीं कहा, इन्होंने 175 का स्पष्ट आंकड़ा कहा है कहीं। और बात विनोद तावड़े की थी कि कल जो पूरा हंगामा चला दिन भर विनोद तावड़े को और जितेंद्र ठाकुर को लेकर, हितेंद्र ठाकुर को, उसके ऊपर चर्चा चालू थी। और अब कहीं ऐसी घटनाएं बड़े लीडर के साथ में होती तो निश्चित वो सुर्खियों में आती है, और वो जब तक चलती रहेगी जब तक चुनाव के परिणाम सामने नहीं आ जाएंगे। यदि जीत जाती है बीजेपी और 175 सीट आती सरकार बन जाती है, तो विनोद तावड़े का मामला निश्चित रूप से शांत हो जाएगा। और महाविकास आघाड़ी की सरकार आती तो जो 5 करोड़ की बात कर रही है, 10 लाख की बात कर रहे हैं, वो उसका भी हिसाब किताब लिया जाएगा। क्योंकि जब भी सरकारें बदलती है, परिवर्तन होता है, तो पुरानी सरकारों का हिसाब किताब लिया जाता है। केंद्र में जब से बीजेपी की सरकार बैठी है, तब से सभी पुराने नेता जो भी जिन्होंने राज किया, उनके सबके हिसाब किताब लिए गए। हमने देखा कि कई लोगों के भ्रष्टाचार के आरोप, कई लोग जेल में, कई लोगों का ये सारा चलता। तो ये होना चाहिए, सरकार का परिवर्तन होना चाहिए, ताकि पिछली बार सरकार ने जो किया उसका ऑडिट किया जा सके। लेकिन हमारे यहाँ होता है ऐसा कि जो
एक बार आमदार रहा वो 20 साल तक आमदार रहता है, जो एक बार आमदार हुआ 15 साल तक आमदार रहता है। तो ये चीजें जब आमदार खुद बन जाता है तो उसके किए हुए अच्छे कार्य खुद दिखा देता है, बुरे कार्य को दिखाने के लिए कोई होता नहीं, क्योंकि सत्ता के सामने कोई भी कहता नहीं। तो ये सारी प्रक्रिया चलते रहती है। परिवर्तन यदि होता है तो निश्चित रूप से पुराने लोगों को जो उन्होंने गलत किया है, कुछ भ्रष्टाचार किया, उनका भ्रष्टाचार निकलने की संभावना रहती है। इसलिए कोशिश रहती है कि हमारी सरकार वापस आ जाए, ताकि जितने भी उन्होंने अपने अच्छे बुरे काम जो भी किए, जो अच्छे काम तो बताएंगे, बुरे काम ढके जाएंगे। क्या लगता है, सरकार परिवर्तन एक हेल्दी चीज है या उनको और बार बार चांस देना चाहिए जो आते हो? देखिए क्या होता है, आपके और हमारे कहने पे सरकारें बदलती हैं ये नहीं है, जनता क्या सोचती है। लेकिन इस बार मैं हमेशा कह रहा हूँ कि इस बार बड़ी विचित्र इसलिए परिस्थिति है, एक एक पार्टी के दो दो भाग हो चुके हैं। तो लोकसभा में जिस तरीके का फटका या जिस तरीके का नेगेटिव सेट किया गया, उसका फटका महायुति को बैठा। उन्होंने उसके काउंटर अटैक किया, उन्होंने उसके लिए काउंटर फेक नैरेटिव को कर कोशिश की। अब उसके बाद ये क्या होगा, विधानसभा एक लिटमस टेस्ट, मैं बार बार कर रहा हूँ, ये विधानसभा चुनाव एक तरीके का महायुति और महाविकास आघाड़ी के लिए लिटमस टेस्ट है। उन टेस्ट को लेकर क्या होगा अभी हमें आने वाला समय पता चलेगा। 6 बजे के बाद शायद हम उस चीज पे डिस्कस भी कर रहे होंगे। लेकिन अगर हम पूरी तरीके से देखें कि क्या हो रहा है और किस तरीके का चल रहा है, और जिस तरीके के भी अगर अब देखें कि वातावरण में किस तरीके का अभी हम देखें मौजूदा स्थिति में क्या चल रहा है। अगर हम देखें मौजूदा स्थिति ये है कि लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं वोटिंग के लिए, वो वोटिंग के लिए बाहर निकल रहे हैं, वो अपना वोट का अधिकार कर रहे हैं। यदि इस तरीके के वोट और होते हैं, वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है, जो हम बार बार कह रहे हैं कि वोटिंग प्रतिशत बढ़ाना बहुत आवश्यक है, ये एक हेल्दी और एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और अब हमारे साथ जुड़ चुके संजय मापले जी, जो विशेषज्ञ राजनीतिक विश्लेषक है। हम उनसे समझते हैं कि ये जो वोटिंग प्रतिशत अब तक देख रहे हैं मापले साहब, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, कैसा चल रहा है? मापले साहब से हम पूछ रहे हैं, बात कर रहे हैं मापले साहब से कि किस तरीके का वोटिंग प्रतिशत आपको नजर। ये सब होगा तो 11 से क्या 4 बजे के बीच में एक बहुत अच्छा आपको लगता है कि होगा वोटिंग? हो, वोटिंग तर वाढणारच आहे, कारण की जे आपण वोटिंग पर्सेंटेज आता जे पर्सेंटेज आपण पाहतोय, म्हणजे हे जे आपण जे वोटिंग पर्सेंट पाहतोय ते 11 वाजेपर्यंतची जी परिस्थिती आहे, आणि अजून म्हणजे दर 2 तासानंतर जिल्हा निवडणूक अधिकारी मतांची टक्केवारी आपल्याला देत राहते। परंतु 11 वाजेपर्यंत जे आपण मतदान पाहलो आहे, संपूर्ण अमरावती जिल्ह्यामध्येच न संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आपण पाहतोय सगळ्याच मतदान केंद्र म्हणजे सगळ्याच विधानसभेमध्ये टफ फाईट प्रत्येकाला आपण पाहायला मिळत आहे। त्याचं कारण असं आहे की महाविकास आघाडीमध्ये शरद पवार गट असेल, उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंची शिवसेना असेल किंवा काँग्रेस असेल, तेच महायुतीमध्ये आपण पाहतोय की शिंदे गटांचं शिवसेना असेल, आपलं भारतीय जनता पार्टी असेल, अजित पवारांची राष्ट्रवादी काँग्रेस असेल, म्हणजे काय झालं की पक्ष द्विभाजित झाले, पक्ष वाटले गेले। म्हणजे आपण 2019च्या निवडणुकीमध्ये असं पाहिलं की भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेनेची युती होती। आज दोन्ही पार्टींमध्ये शिवसेना आहे, दोन्ही पार्टींमध्ये काँग्रेस आहे, म्हणजे राष्ट्रवादी काँग्रेस आहे, आणि याच्यामध्ये जे दोन मोठे पक्ष आहे भारतीय जनता पार्टी आणि काँग्रेस पक्ष, तर हे जे चित्र आहे, आणि आपल्याला अनेक मतदारसंघांमध्ये सुद्धा आपल्याला परिस्थिती पाहायला मिळत आहे की प्रत्येक ठिकाणी अपक्ष म्हणून बंडखोर उमेदवार त्या ठिकाणी आपल्याला निवडणूक लढवताना आपल्याला खऱ्या अर्थाने दिसत आहे। हे सुद्धा चित्र पाहण्याला आपल्याला महत्वाचं राहील की जे बंडखोर ज्या पार्टींचे बंडखोर उभे आहे त्यांचं मताधिक्य या मतदारसंघामध्ये कसं राहतो, आणि जे बंडखोर उभे आहेत ते नक्की कुठल्या उमेदवारांचं मताधिक्य मायनस करतं, हे सुद्धा आपल्याला खऱ्या अर्थानं पाहणं पडतं। एरिया वाईज आपण मतदार पाहिलं की आपल्या इथं
संपूर्ण राज्यामध्ये आपण तो लक्ष घातलं तर आपल्याला असं पाहायला मिळेल की एरिया वाईज सुद्धा मतदान आपल्याकडे आहे. म्हणजे एखाद्या एरिया जर एखाद्या क्ष पार्टीचा असेल तर दुसरा एरिया आपल्याला दुसऱ्या कुठल्या तरी आपल्याला पार्टीचा पाहायला मिळतो. त्याच्यामुळे मताधिक्य कसं होते म्हणजे एक आपण पाहिलं की ज्या ज्या ठिकाणी मतदारांची टक्केवारी वाढलेली आहे त्याचा जो बेनिफिट आहे, त्याचा जो फायदा आहे तो आपल्याला विरोधी पक्षाला आपल्याला पाहायला मिळाला आहे. पण जे कल आता आपण खऱ्या अर्थाने टक्केवारीच्या रूपामध्ये आपण पाहतोय ते आता या घडीला सांगणं काही ते आपल्याला सोयीचं होणार नाही. म्हणून आपल्याला 4 वाजेपर्यंत तरी आपल्याला बराचसा जे राज्यातलं चित्र आहे, जिल्ह्यातलं चित्र आहे आपल्याला स्पष्ट होताना दिसेल. परंतु जी आता टक्केवारी पाहतोय आपण, अमरावती 17.33 11 वाजेपर्यंत चित्र आहे, बडनेरा 16.20 11 वाजेपर्यंत चित्र आहे. हे चित्र आपल्याला अजून 2 तासानंतर 1 वाजता आपल्याला पुन्हा आपल्याला कसं अमरावती जिले लगभग 1 बज चुका है, लेकिन 1:30 बजे तक उसका वो जो इलेक्शन कमीशन अपने वेबसाइट पे उसको अपलोड करते हैं तो 1:30 बजे तक और समझ में आएगा कि किस तरफ रुझान जा रहा है और किस तरीके से मतदान हो रहा है. ऐसा अभी कयास है कि जिस तरीके से लंबी लाइनें लगी हुई है, ऐसा लग रहा है कि लगभग 1 बजे तक के जो आएंगे वो 30, 35, 40% के आसपास तक के रुझान कह सकते हैं कि मतदान होना चाहिए, जो हमें खबरें आ रही है. आपण असं पाहिलं की 1 वाजेपर्यंत चित्र आपल्याला प्रत्येक मतदारसंघातलं हे 35 ते 40% जर आपल्याला चित्र दिसलं तर आपण गृहीत धरायला पाहिजे की 6 वाजेपर्यंत याच्यामध्ये 25% मतं ऍड होतील. जास्तीत जास्त 35 अजून 35 झाले तर मग 75 ठिकाणी ज्या ठिकाणी म्हणजे 35-40 झाले तर म्हणजे असं गृहीत धरा आपण की 60-65% 65, 67 म्हणजे 62 ते 67% मतदान आपल्याला टक्केवारी फार कमी आहे. वास्तविक जास्तीत जास्त मतदारांनी मतदान केलं पाहिजे. तशा पद्धतीचं आव्हान मी आपल्याद्वारे सगळ्याच मतदारांना हक्क बजवा. तुम्हाला तुमच्या सद्विवेक बुद्धीला स्मरून तुम्हाला जो योग्य उमेदवार वाटेल त्याला मतदान करा. परंतु हे मतदान करत असताना मतदानाचा हक्क कुणी त्या ठिकाणी घालू नये. प्रत्येकाने येऊन मतदान करावं असे माझं आवाहन. अशा पद्धतीने ठीक आहे ना, तक्रार केली ना तुम्ही, जरी पोलिसांच्याकडे तक्रार केली तर पोलीस त्याची चौकशी करतील, निवडणूक आयोग चौकशी करतील आणि त्याच्यामध्ये काय खरं आहे काय खोटं आहे ते तपासतील. अरे नाही रे बाबा, तुला तू सकाळपासून फिरतोय, तुला दिसतं का आम्ही तसे लोक आहोत? आम्ही एवढं नियमाचं पालन करतोय. तुम्हाला पण मी आज बोलत नाही, मी बाहेर घेऊन तुमच्याशी बोलतोय. मी तुम्हाला सांगतोय तुम्ही त्रास घेऊ नका एवढा, तुम्ही शांत राहा, पण तुम्ही ऐकत नाही. तक्रार जरी कोणी केली तरी त्या तक्रारीमध्ये सगळ्यात तथ्य असतं असं समजण्याचं कारण आहे. मी पण माझ्या आता 50 आमदारांना 50 कार्यकर्त्यांना सांगेल तक्रारीचा काय अर्थ आहे? त्या तक्रारीमध्ये काही तथ्य असेल, कॅमेऱ्यामध्ये ते कॅच झालं असेल. उलट मला माझा कार्यकर्ता सांगत होता, बूथचा एजंट सांगत होता, दादा मी आतमध्ये बसलो असताना मला आतनं बाहेर काढलं. आतनं बाहेर काढायचा कुणाला अधिकार नाही, तो आहे निवडणूक अधिकाऱ्याला. निवडणूक अधिकारी ठरवेल कोण, आणि एजंटला तर बाहेर काढायचा अधिकार नाहीच. शर्मिला पवार कह रही थी उनकी पोलिंग एजेंट को धमकाया गया. मेरे पोलिंग एजेंट बिल्कुल वैसे धमकाने वाली बात नहीं करेंगे. एक नंबर कार्यकर्ते सांगतात. अरे वेड्यांनो, तुम्ही म्हणता की दाखवा मतदान केलं का? आता मी दाखवलं असं तर मी एक आकडा केला, असं दाखवायचं असं हे असंच दाखवलं ना. आणि आज नाही, सगळ्या महाराष्ट्रात प्रत्येक जण मतदान करून आल्यावर असं दाखवतो. जर या बोटावर दाबलं तर आम्ही हे दाखवू, नाहीतर हे दाखवू. काय रे काय तुम्ही पण ऐका, विरोधक काही आपल्यालाही कळलं पाहिजे तुमच्या बोलण्यात तथ्य आहे का? आता इथं माझा 1 नंबर आहे, आता इथं 1, आता काही ठिकाणी वेगवेगळे नंबर आहेत, मग तिथं ते ऑब्जेक्शन. आरोपामागे जाणीवपूर्वक काय वेगळं काय कारण आहे? या आरोपामध्ये काय कारण आहे? तुझे केस गेले तर माझे केस गेले. 22 वर्ष विचार करून दमलो की काय कारण आहे, पण आपल्याला काय कारण एक हिंदी में कहिए कि शर्मिला पवार आप पे आरोप करी जा रही बार बार. काय राडा झालं बाबा? नाही, कार्यकर्ते आक्रमक झाल्याचं बघायला मिळतं. काय राडा झाला?
अजीत पवार जो बारामती से लड़ रहे हैं और उनके खिलाफ उन्हीं के भतीजे योगेंद्र पवार है। बड़ा ही मनोरंजनात्मक कह सकते हैं इसको, इसलिए मनोरंजनात्मक है क्योंकि आरोप प्रत्यारोप इस तरीके से लग रहे हैं कि एक दूसरे के प्रत्याशियों को, एक दूसरे के मतदाताओं को वोट डालने से रोका गया। उसको लेकर एक एफआईआर भी दर्ज की गई है और चुनाव आयोग वहां पर अपना एक जो कह सकते हैं कि उन्होंने भी अपने तपास यंत्रणा लगाई है। लेकिन देखिए, जब परिवार की लड़ाई आती है संजय जी, तो ये एक तरीके से ऐसा कि ये बड़ी छिछली तौर पर चले जाती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये इस तरीके की लड़ाइयों से बचना चाहिए। बड़े नेता है अजीत पवार, शरद पवार बड़े नेता है, सुप्रिया सुळे बड़ी नेता है, और शर्मिला पवार जो योगेंद्र पवार की माता जी, उन्होंने ठिया आंदोलन टाइप कर दिया था और एक दूसरे के खिलाफ इन्होंने आक्षेप लिया है कि वो वहाँ क्या कर रही थी, जबकि वो पोलिंग एजेंट नहीं है, उन्हें वहां जाने का अधिकार नहीं था। और इन्होंने इन्होंने धमकाया की आपको वोट देणे नाही गया। कैसे देखते आप इस तरीके की लढाई को? नाही कसं आहे, निवडणुकीमध्ये हे सगळे विषय चालत असतात. त्याच्यामुळे माझं असं मत आहे की याला खूप गंभीरपणे घेणं, सिरियसपणे घेणं मी याला म्हणणार नाही. तसं आता अजित पवार साहेबांनी हे म्हटलं की अरे वेड्यांनो, मग तुम्ही यांना असं म्हणाल का की पत्रकारांना यांनी वेडं म्हटलं म्हणून? असं आहे की कधी कधी एखादे विषय जोशामध्ये, आनंदामध्ये सुद्धा काही काही विषय होऊन जात असतात. त्याच्यामुळे हे जे आरोप प्रत्यारोप आहे, आरोप प्रत्यारोपाचा भाग हा निवडणुकीमध्ये चालत असतो, पण निरंतर काय टिकत नाही. हा, ते तर आहे. म्हणजे आता 6 वाजेपर्यंत हे सगळे विषय आपल्याला पाहायला मिळतील की 6 वाजेपर्यंत आरोप होतील, प्रत्यारोप होतील. आपण सुद्धा पाहिलं की या 5 तारखेपासून जी निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू झाली, म्हणजे जी 18 तारखेला 5 वाजता ती स्टॉप झाली. आपण ते पाहिलं की अनेक पक्षांच्या नेत्यांना आरोप प्रत्यारोप लावले. तो निवडणुकीचा एक भाग जरी असला तरी त्याच्यामध्ये असलेलं तथ्य खऱ्या अर्थानं मतदारांना शोधायचं है। जी नहीं, आपको देखिए, आपने जैसे कहा कि बाद में शायद ये इलेक्शन के बाद ये सब चीजें जितने भी आरोप प्रत्यारोप खत्म हो जाएगा, लेकिन हम पिछले 2014 और 2019 से लोकसभा के बाद से देखें तो अगर किसी को बहुमत मिलता है तो उसका ईवीएम का जो एक राग अलापना है, विपक्षी दल या कोई भी जो वो मुझे लगता है कि क्या अगर उनके मनवांछित परिणाम नहीं आते तो क्या आपको लगता है ईवीएम का भूत फिर से बाहर निकलेगा? नाही, आता आपण हरियाणाच्या निवडणुकीमध्ये पाहिलं की हरियाणाच्या निवडणुकीमध्ये देशातल्या सर्व एक्झिट पोलनी सांगितलं होतं की हरियाणामध्ये काँग्रेस पक्षाच्या 55 ते 65 उमेदवार निवडून येतील, परंतु त्या ठिकाणी काँग्रेसला 31 त्या ठिकाणी थांबावं लागलं. मग त्याच्यानंतर लोकसभेमध्ये आपण पाहिलं तर लोकसभेमध्ये काँग्रेसच्या 90 सीटा आल्या आणि 99 सीटा आल्या आणि एका अपक्ष म्हणजे पाटील नावाच्या अपक्ष खासदारांनी काँग्रेसला पाठिंबा दिला, कारण की ते बंडखोर म्हणून काँग्रेसचे त्या ठिकाणी निवडून आले. म्हणजे काँग्रेसचे 100 खासदार आले. म्हणजे मग भारतीय जनता पार्टीचे 240 खासदार निवडून आलेत. ईव्हीएमचा जो विषय तेव्हा चालला नाही. म्हणजे आपण असं पाहिलं की ज्या ईव्हीएमवर खूप मोठ्या विषयामध्ये गदारोळ सुरू होता, तर ईव्हीएमचा विषय लोकसभेनंतर खूप काही चालला नाही. परंतु हरियाणाचा विषय आला. हरियाणाचा विषय आल्याबरोबर ज्या एक्झिट पोलनी सगळ्यांनी सांगितलं होतं की 55 ते 65 सीटा काँग्रेसच्या येतील. मग पुन्हा ईव्हीएमच्या मशीन सुरू झाल्या. मग ईव्हीएमच्या मशीन सोबत त्या हरियाणामध्ये काँग्रेस पक्षामधल्या असलेल्या नेत्यांमधला जो आपसातला जो वाद होता तो सुद्धा ते खऱ्या अर्थानं चव्हाट्यावर आला. मग कशा पद्धतीनं तिकीट वाटप केलं गेलं, मग त्या ठिकाणच्या ईव्हीएम्स मशीन त्या 99% चार्जिंग दाखवल्या गेल्या. हे असे आरोप प्रत्यारोप वेळोवेळी होत असतात. परंतु आता विरोधी पक्षांची एक ओरड नेहमी राहिलेली आपण पाहतोय की ईव्हीएम मशीनमध्ये असे प्रॉब्लेम्स आहे, ईव्हीएम मशीनवर तसे प्रॉब्लेम्स आहे. मग जेव्हा आपल्या सीट्स वाढतात तेव्हा सुद्धा खऱ्या अर्थानं तो विषय त्या ठिकाणी वाढायला पाहिजे होता. लोकसभेमध्ये सुद्धा तो खऱ्या अर्थानं विषय यायला पाहिजे होता की ईव्हीएम मशीनमध्ये तर आमचे तर 200 सीट्स येणार होते किंवा मग भारतीय जनता पार्टीचा नारा होता अबकी बार 400 पार. मग तो 400च्या पारचा नारा सरळ 240 वर येऊन थांबला. मग ईव्हीएमचा जो विषय, ईव्हीएमचा विषय जेव्हा तो खऱ्या स्वरूपात म्हणजे काही टक्के तो खऱ्या स्वरूपात उतरतो तेव्हा खऱ्या अर्थात ती जी ओरड आहे ईव्हीएम मशीन संदर्भामध्ये ती कायमस्वरूपी राहिली पाहिजे. आणि निवड म्हणजे फक्त आपल्या सीट्स आल्या नाही म्हणून एखाद्या पक्षाने त्या संदर्भामध्ये किंवा एखाद्या आघाडीने त्या संदर्भात ओरड करावी. यामध्ये सुद्धा किती तथ्य आहे आणि त्या तथ्यामध्ये काय खरं आहे काय खोटं आहे
हे सुद्धा खऱ्या अर्थानं तपासण्याची गरज आहे. हरियाणामध्ये आपण असं पाहिलं की काही मतदारसंघामध्ये काँग्रेस पक्षाचे जे उमेदवार आहेत ते काँग्रेस पक्षाचे उमेदवार खूप कमी मतांनी त्यांनी हार पत्करलावी. त्याच्यात 2,500 फरक पडला, कुठे 5,000 फरक पडला, काही ठिकाणी 500 मतांचा फरक पडला, काही ठिकाणी 1,000 मतांचा फरक पडला, काही ठिकाणी 10,000 मतांचा फरक पडला. मतांचा जे डिफरन्स आपण पाहिलं म्हणजे एक्झिट पोलच्या नुसार आपण मतांचा डिफरन्स पाहिलं तर तो काही हारण्या आणि जिंकण्यामध्ये काही खूप मोठा डिफरन्स त्या ठिकाणी खरं तर आलेला नाहीये. म्हणून महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा आता जसं महायुती आणि महाविकास आघाडी काही ठिकाणी तर अशी परिस्थिती आहे की युतीमध्ये असल्या युती आणि महाविकास आघाडीमध्ये असलेल्या दोन्ही पक्षांची थेट आपसात लढाई आहे. काही ठिकाणी असं पाहिलं आपण की भारतीय जनता पार्टी आणि अजित पवार गटाची सरळ लढाई आहे. आपल्या मतदारसंघापासून अमरावती जिल्ह्यातल्या मोर्शी विधानसभेमध्ये आपण पाहिलं तर मोर्शी विधानसभेमध्ये आपण पाहिलं की अजित पवार गटाचे म्हणजे महायुतीचे सुद्धा कॅन्डिडेट त्या ठिकाणी उभे आहे, त्या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीचे सुद्धा कॅन्डिडेट उभे आहे. म्हणजे सरळ लढतीमध्ये युती किंवा महाविकास आघाडीमध्ये असलेले उमेदवार सुद्धा आपसात आपण लढताना त्या ठिकाणी पाहतोय. पर्यायानं हे सगळे आपण लढताना चित्र जर आपण पाहिलं तर नुकसान कोणाचं होणार आहे? मॅक्झिमम ज्या कॅन्डिडेटचं नुकसान होईल त्याचा अपोजिट कॅन्डिडेट निवडून येईल. आपण अमरावतीच्या मतदारसंघामध्ये आपण चित्र पाहिलं तर अमरावती मतदारसंघामध्ये जगदीश गुप्ता हिंदुत्व या नाऱ्यावर उभे आहे, सुलभाताई खोडके या महायुतीच्या कडून उभे आहे, महाविकास आघाडीकडून देशमुख आहे. आता प्रश्न असा आहे की कशा पद्धतीनं त्या विचारधारेचं मत किती % कमी होतं याच्यावर सुद्धा त्या खऱ्या अर्थानं त्या उमेदवारांचं भवितव्य खऱ्या अर्थानं डिपेंड राहते, अवलंबून राहते. आणि म्हणून हा जो विषय नेहमी ही जी ओरड नेहमी राहते ही ओरड कायमस्वरूपी राहत नाही. जर एखाद्या विषयामध्ये एखादा व्यक्ती जिंकला तर ती ओरड व्हायला पाहिजे, असा कसा जिंकला बाबा उमेदवार, आता पडून राहिला तो, हात उमेदवार पडण्याच्या दारामध्ये होता. म्हणून अशा पद्धतीची ओरड खऱ्या कायमस्वरूपी टिकावी. आणि आता महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा जसं आपण म्हटल्याप्रमाणे की बाबा महायुतीचं सरकार जर महाराष्ट्रामध्ये निवडून आलं तर मग पुन्हा ईव्हीएमचा त्या ठिकाणी विषय सुरू होईल का? विरोधी पक्षाचं काम आहे. विरोधी पक्ष कुठलाही असेल, विरोधी पक्ष महाविकास आघाडी असेल, विरोधी पक्ष महायुती असेल, विरोधी पक्षांचं नाव त्यांचं आपण विरोधी त्यांचं नावाचा विरोध करणे. मग विरोधी पक्षाचं त्या विषयांना विरोध करणे हा ते विरोधी पक्ष असल्यामुळे त्यांना ते स्वाभाविक आहे. त्यात तथ्य किती आहे, काय तथ्य आहे? नेहमी आपण पाहतोय की इलेक्शन कमिशनर सुद्धा वारंवार ताशेरे ओढणं चालू असते, पण ते तथ्य खऱ्या अर्थानं जोपर्यंत त्या अंतिम त्या टप्प्यापर्यंत येत नाही. किंवा आता हा जो विषय हा सुप्रीम कोर्टामध्ये सुद्धा विषय होता, हा विषय हायकोर्टामध्ये सुद्धा होता. सुप्रीम सुद्धा विषय नाकारला की ईव्हीएम ज्या मशीन्स आहे त्या मशीन खऱ्या अर्थानं काम करत आहे आणि सगळी जबाबदारी त्यांनी त्याहून ती इलेक्शन कमिशन ही इलेक्शन कमिशनची जबाबदारी आहे. त्यांनी पाहावं की कुठे कशा पद्धतीने विषय चालू आहे. म्हणून हे सगळे आरोप प्रत्यारोप हे निवडणुकीच्या काळामध्ये होत असतात. फक्त माझं असं म्हणणं आहे आरोप प्रत्यारोप इतपत होऊ नये की ज्याचा परिणाम सरळ जनतेवर आणि जनतेच्या मनावर आणि जनतेच्या मतदारावर याचा परिणाम होईल. इतपत जर आरोप झाले तर आम्ही कुठेतरी त्या लोकशाहीला आम्ही बाधक तर ठरत नाही आहोत ना, हा सुद्धा विचार खऱ्या अर्थानं त्या ठिकाणी झाला पाहिजे. कारण की डेमोक्रेसी देशाची जी लोकशाही आहे, जे संविधान जे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी संविधान या देशाला दिलेलं आहे, म्हणजे आणि त्या संविधानानुसार सगळी लोकशाहीचा सर्वात मोठा उत्सव जो कोणता असेल तो निवडणूक असेल. ती निवडणूक कोणती असेल, ती ग्रामपंचायतीची असेल, नगरपालिकेची असेल, महानगरपालिकेची असेल, विधानसभेची असेल, लोकसभेची असेल, निवडणूक कुठली जरी असेल तरी त्या लोकशाहीमध्ये निवडणूक हा सगळ्यात मोठा उत्सव आहे. कारण की प्रत्येक मतदाराला, प्रत्येक देशभक्ताला, प्रत्येक देशामध्ये राहणाऱ्या व्यक्तीला आपला नेता निवडण्याचा, आपला उमेदवार निवडण्याचा, आपला पक्ष निवडण्याचा अधिकार मताच्या दृष्टिकोनातून मतदाराला दिलेला आहे. त्याच्यापेक्षा अधिक लोकशाही जर आपल्याला बळकट करायची असेल तर कमीत कमी आपण सर्वांनी टीका टिप्पणी करण्यापेक्षा, आरोप प्रत्यारोप करण्यापेक्षा मतदान कसं वाढेल, मतदानामध्ये लोक जास्त कसे त्याचे हिस्सेदार बनतील आणि मताची टक्केवारी वाढल्यानंतर आपण आपल्या हक्काचा उमेदवार आपण कसं निवडून आणू, आपण आपल्या आवडीचं सरकार आपण कसं निवडून आणू, या राज्याला या देशाला पुढे नेणारं, या देशाने राज्यामध्ये विकासात्मक दृष्टीकोनातून चालणारं सरकार आपण कसं निवडू, हे मतदानाचं खऱ्या अर्थ काम आहे. आणि म्हणून मतदारांनी सुद्धा या लोकशाही उत्सवामध्ये सरळ मोठ्या प्रमाणात आपण सहभाग घेत आहे. आपण जर असं पाहिलं तर 6% मतदान होतं, 65% मतदान होतं. म्हणजे आपल्या देशामध्ये 6 ते 65% लोक ठरवतात की या देशामध्ये सरकार कोणाचं असावं. 65% म्हणजे 35 ते 40% लोक
त्या याच्यामध्ये आजही पार्टिसिपेट मतदानाच्या प्रक्रियेमध्ये सहभागी होत नाही आणि त्याच्यामुळे 40% लोक त्या मतदानापासून सुद्धा वंचित राहतात आणि म्हणून पर्यायानं 60 ते 65% मतदानांच्या भरोशावर आपल्या देशामध्ये राज्यामध्ये केंद्रामध्ये सरकार बनतं आणि ते सरकार त्या दृष्टिकोनातून देश पुढे नेण्याच्या दृष्टिकोनातून राज्य पुढे नेण्याच्या दृष्टिकोनातून एक कार्यतत्पर असतं. असं कुठलं सरकार नाही की जनतेच्या विरोधामध्ये जाऊन खऱ्या अर्थानं काम करतं. असं कुठलं सरकार नाही की जनतेच्या कमी जास्त प्रत्येक सरकारमध्ये होत असते. प्रत्येक हे आपल्याला मान्य करायला काही हरकत नाहीये. परंतु मतदाराचा जो अधिकार आहे, मतदारांनी आपला अधिकार प्रामाणिकपणे खऱ्या अर्थानं बजावण्याची भूमिका, तो आजचा दिवस आहे. आजचा दिवस पुन्हा 5 वर्षानंतर येणार आहे. मध्ये हा दिवस येणार नाहीये. आज हा दिवस आहे. या दिवसामध्ये तुम्ही आपला आवडीचा नेता, तुम्ही आपला आवडीचा उमेदवार, तुम्ही आपला आवडीचा विचार या मताच्या रूपानं त्या ईव्हीएम मशीनवर आपण नोंदणी करून घेऊन मताधिक्य बजावं अशीच विनंती खऱ्या अर्थानं मला या ठिकाणी मतदारांना करावीशी वाटते. देखिए, जिस तरीके का वातावरण चल रहा है, अभी बहुत अच्छी जो खबरें आ रही है कि अच्छा वोटिंग परसेंटेज इस समय चल रहा है, लेकिन अगर हम बात करें, हम झारखंड और अगर महाराष्ट्र का कंपैरिजन करें तो 11 बजे तक वह 32% के आसपास मतदान हो चुका था और यहाँ 18-19%. तो ये जो बहुत बड़ी तफावत है कि हम कहते हैं कि बहुत पुरोगामी, हम लोग बहुत ये वो पिछड़ा है और हम अगड़े हैं, यानी उस तरीके से देखा जाए तो हम विकास के मामले में, तो विकास का मामला क्या लोकतंत्र से विमुख होने का है या फिर वो झारखंड जैसा एक आदिवासी बहुल, वहाँ वोटिंग परसेंट इस तरीके से होता है कि कहीं ना कहीं आदिवासी समुदाय समझ पा रहा है कि वो एक अच्छा लोकतंत्र करने के लिए आपको वोट लेने निकलना है. पर महाराष्ट्र की जनता, अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो ये कंपैरिजन में महाराष्ट्र की जनता काफी पीछे, लगभग 12-15% से पीछे चल रही है. तो ये मुझे ऐसा लगता है कि ये समझना होगा मतदाताओं को, ये समझना होगा यहाँ के राजनीतिक रसूखदारों को कि किस तरीके से वोटिंग परसेंटेज बढ़ाया जाए. नाही, काय झालं या विषयावर आपण जेव्हा चर्चा केली तर आपल्याला असं माहित पडलं की गडचिरोलीचं मतदान जवळपास 25% झालेलं होतं 11 वाजेपर्यंत. म्हणजे जो आपण बघा पाहिला की जो मागासवर्गीय भाग आहे, जो ट्रायबल एरिया आहे, जो आदिवासी भाग आहे, म्हणजे आपण जसं गडचिरोलीचं आपण पाहिलं ते जर आपण अमरावती जिल्ह्यामध्ये पाहिलं तर अमरावती जिल्ह्यामध्ये सुद्धा मेळघाटामध्ये 11 वाजेपर्यंत 18.16% मतदान झालं होतं. अचलपूरमध्ये हे मतदान 22.29% झालं होतं. म्हणजे अचलपूरचा जो बराचसा भाग आहे 10 ते 15% अचलपूर मधला भाग हा मेळघाट मतदारसंघामध्ये मोडतो. मग गडचिरोलीचं मतदान जर 28-30% झालं तर आपण अचलपूर आणि मेळघाटामधलं सुद्धा आपण मतदान आपण खऱ्या अर्थानं पाहायला मिळतो. मगाशी झालेल्या चर्चेमध्ये आपण असं पाहिलं की सिव्हिल जो एरिया आहे, सिव्हिल एरिया बाहेर निघत नाही. हे नेहमी ओर आणि सूर राहिलेला आहे की सिव्हिल एरियातले लोक बाहेर नाही, सिव्हिल एरियातले लोक बाहेर निघत नाही, स्लम एरियातले लोक बाहेर निघतात, ट्रायबल एरियातले लोक बाहेर निघतात. मग ही गरज प्रत्येकाची आहे नाही काय, हा सुद्धा प्रश्न खऱ्या अर्थानं त्या ठिकाणी निर्माण होतो. आणि म्हणून मताचा हक्क 20 नवंबर हे पोरा आइए उनको सुनते हैं. वाईएसपी से है. चलो, आज 20 नोव्हेंबर 2024 मतदानाचा दिवस अंजनगाव सुरजी येथे नगर परिषदात 38 नंबर या बूथ क्रमांकावर आमचं मतदान होतं. आम्ही सर्व परिवारांनी इथे मतदान केलेलं आहे. आज